अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। हमारा जी एक चैप्टर नंबर 19 जो हम हमारा कंटिन्यू था, वो कल हमारा उसका लास्ट लेक्चर था। हमने उसको कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 अबाउट रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन ज़ाहिर बात है कि हमें पता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, न्यू प्रोजेनी और मेंटेन अ स्पीशी। किसी भी स्पीशी की, किसी भी जानदार की नस्ल की बका के लिए, उसके तसलसल के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। यही इसकी सिग्निफिकेंस भी है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए या पॉपुलेशन के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। फिर आपको पता है रिप्रोडक्शन की आगे दो इकसाम होती हैं। एक होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही बॉडी होती है, एक पेरेंट बॉडी होती है जो अपनी अगली नस्ल को प्रोड्यूस करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू बॉडीज़ होती हैं जिसमें जेंडर कॉन्सेप्ट होता है, मेल फीमेल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मेल फीमेल कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गमीट्स एब्सेंट होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें मेल गमीट्स, फीमेल गमीट्स। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी भी मियोसिस मौजूद नहीं होती, अलबत्ता माइटोसिस प्रेजेंट होती है। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों मौजूद होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर वाले पॉइंट में ये पढ़ा है कि माइटोसिस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि जितनी भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, और जितने भी जानदार आगे पैदा होंगे वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जबकि इधर हमने पढ़ा है कि मियोसिस है, और मियोसिस वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मियोसिस वेरिएशन का नाम है। मियोसिस जो है ना वो तगय्युरात का नाम है। तो मियोसिस जो है ना, उससे नतीजे में जो जानदार या ऑफस्प्रिंग जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल के साथ पैदा होते हैं। तो ये था जी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन था। इससे पहले हमने व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंस, शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास एक फिर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाट इज़ आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिक का मतलब होता है शेप। अगर किसी भी जनरेशन के वेजिटेटिव सेल्स की शक्ल सेम हो जाए तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, और किसी भी नस्ल के वेजिटेटिव सेल की शेप अगर सेम ना हो तो वो हेट्रोमॉर्फिक हो जाते हैं। आइसोमॉर्फिक मोस्टली एल्गी शो करते हैं, जबकि हेट्रोमॉर्फिक प्लांट शो करते हैं। ठीक है जी। आपने वो चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसमें आपने हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपने पढ़ी हुई है, जिसमें आपने पढ़ा था कि गमीटोफाइट और शेप का होता था और स्पोरोफाइट और शेप का होता था। ठीक है जी। और स्पोरोफाइट बिल्कुल डिफरेंट, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसमें डिफरेंट स्पोर फॉर्मेशन, जबकि जो गमीटोफाइट था और जो स्पोरोफाइट था उसमें स्पोर्स फॉर्मेशन। गमीटोफाइट जो बॉडी थी उसकी, जिसमें गमीट्स फॉर्मेशन होती थी, वो अलग स्ट्रक्चर का था। तो इसको हम हाइड्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। जब भी डेवलपमेंट हो फ्रूट की, फल बने, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो ओवरी के अंदर, बल्कि ओव्यूल फल में बन जाए, ओवरी में फर्टिलाइजेशन ना हो। अब ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ओवरी सीड और ओव्यूल फ्रूट बना रहा है। तो उसने कहा फ्रूट बन गया है लेकिन ओवरी में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, जिसकी वजह से सीड नहीं बन पाया। इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, जो बनाना और पाइनएप्पल में होता है। ये बेसिकली हार्मोनल इनबैलेंस या स्पेशली ऑक्सीजन लेवल के हाई या लो हो जाने की वजह से इंड्यूस होता है। हम इसे आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करके मुख्तलिफ फलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हम इनसे सीडलेस फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि टोमेटोज़ में हम कोशिश कर रहे हैं, हम ग्रेप्स में यूज़ कर रहे हैं, हम ऑरेंजेस में इसको यूज़ कर रहे हैं, मैंगोज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो पार्थिनोकार्पी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीड डोर्मेंसी। ये एक रेस्ट पोजीशन है बीज की। जब एम्ब्रियो को लगता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, पानी की कमी है, टेम्परेचर लो है, मैं ग्रो नहीं कर सकता, उस वक्त सीड एक रेस्ट स्टेज पर होता है। इसको सीड डोर्मेंसी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो स्टॉप हो जाता है। अल्लाह ताला ने सीड को ये ताकत दी है, इसलिए हमने देखा कि हमारे पास जो बीज स्टोर होते हैं वो कई कई सालों तक पड़े रहते हैं, और कई सालों के बाद जब हम उनको लगा रहे होते हैं, सो कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो दरमियान में 4-5 साल का गैप आया है उसमें वो रेस्ट पर था। इसको सीड डोरमेंसी कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं। व्हाट इज़ फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट सेट, retention of the ovary on the flower to become fruit later on due to auxins। ये ओवरी के अंदर, जो फ्लावर के अंदर बेसिकली जो ओवरी होती है उसको एक रिटेन यानी कि एक जगह रखा जाए, जिससे आप अपने फ्रूट की जो सेटिंग है उसको प्रॉपर कर सकते हैं। किस वक्त आपने इंड्यूस करवाना है, किस वक्त आप फ्रूट को चाह रहे हैं, उसके लिए फ्रूट सेट का टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। इसमें सोर्स ऑफ ऑक्सिन, टिश्यू, स्टाइल और ओवरी, यानी ओवरी और स्टाइल से ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है और वो फ्रूट सेट को प्रमोट करता है। फ्रूट राइपनिंग, फल का पकना, कहते हैं अब फर्टिलाइजेशन हो गई ओवरी में, अब राइप सीड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ऑक्सिन स्टिमुलेट द फ्रूट डेवलपमेंट। फिर वो ऑक्सिन, अब जो ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं हो रहा, अब किसके लिए होगा, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट राइपनिंग के लिए होगा। सोर्स ऑफ फ्रूट राइपनिंग में ऑक्सिन अकेला रोल प्ले नहीं करता, इसके साथ गिबरेलिंस और साइटोकाइनेज हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं और मिलकर फ्रूट राइपनिंग में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद है जी क्लाइमेरिक। द फ्रूट राइपनिंग इज ऑफ्टन अकम्पाइंड बाय बस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। फल बिल्कुल पक जाते हैं ना, अक्सर आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि वो फल ना दरमियान से फट जाता है, तो अक्सर वो जो रेडीबान होते हैं, वो फल बेचने वाले होते हैं ना, वो हमें बता रहे होते हैं कि ये बड़ा पका हुआ है, ये बड़ा मीठा होगा, ये पकी हुई की अलामत होती है, तो ये ऐसे ही है। क्लाइमेट्रिक एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जब फ्रूट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, स्टोरेज, प्रोडक्शन, ग्लूकोज फॉर्मेशन टू मच एक्सीड कर जाए, जिसकी वजह से वो बर्स्ट कर जाए, कहते हैं एसोसिएटेड विद एथेन प्रोडक्शन। बेसिकली ये फ्रूट राइपनिंग जो है या फ्रूट बर्स्टिंग जो है, ये इन्हांस द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, ये इन्हें एथेन प्रोडक्शन की वजह से होता है, और ये भी हेल्प आउट करता है कि फ्रूट की राइपनिंग में। नेक्स्ट जी हमारे पास, अब तक हमने जो पढ़े वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन। वो है फोटो पेरियोडिज्म। फोटो का मतलब है लाइट और पेरियोडिज्म का मतलब है पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। कहते हैं इफेक्ट करती है ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट लाइक द सीड प्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन, लीफ फॉल। तो रोशनी का मकदार कितने अरसे तक पौधे पे रहती है, वो दिन में कितने घंटे जो है ना रोशनी है, ये पौधे की लाइफ पर बड़ा असरअंदाज करती है। गैनर अर्लर ने 1920 में इसको दरियाफ्त किया और उसने फिर प्लांट्स को 3 किस्मों के अंदर डिस्क्राइब किया। लॉन्ग डे प्लांट, वो प्लांट्स जो लंबे दिनों में यानी गर्मियों के दिनों में ग्रो कर रहे थे। शॉर्ट डे प्लांट, उन दिनों में जो छोटे दिनों में। न्यूट्रल प्लांट्स वो थे जो इंडिपेंडेंट थे, जिनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था कि दिन छोटे हैं या दिन बड़े हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स को हम शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। कहते फ्लावर इंड्यूस हो जाए जब फूल बने बाय डार्क पीरियड शॉर्टर यानी रात छोटी है, देन अ क्रिटिकल लेंथ ऑफ डे यानी कि दिन बड़ा है और डार्क पीरियड यानी रात छोटी है, तो इसको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। यही ऑपोजिट हो जाए कि डार्क पीरियड लॉन्गर हो जाए और देन क्रिटिकल लेंथ यानी दिन के, तो फिर वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, जो कि न्यूट्रल इंडिपेंडेंट टू फोटो पीरियड है। न्यूट्रल में हमारे पास ये कुकम्बर, टोमेटो, गार्डन भी आते हैं। शॉर्ट डे में सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी, तंबाकू। लॉन्ग डे प्लांट में स्प्रिंग, वीट और बार्ले वगैरह आते हैं। उसके बाद फोटोपेरियोडिज्म होता कैसा है, ये एक स्पेशल प्रोटीन पिगमेंट मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, जिनको हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं। अब फाइटोक्रोम्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं 660, एक होते हैं 750। अच्छा, ये बेसिकली है फाइटोक्रोम एक ही। ये दरअसल फाइटोक्रोम के सोने या जागने की पोजीशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
जैसे कि वही फाइटोक्रोम, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो कहते हैं यही 660 नैनोमीटर की जो जब रेड लाइट मिलती है डे टाइम में, तो यही 660 जब 730 की नैनोमीटर 660 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए। और फिर यही पे जो है ना फाइटोक्रोम्स रात के वक्त जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इनएक्टिव यानी सो जाता है। इसी रेशोज़ की, इसी कंपोजिशन की बुनियाद पर प्लांट्स ये आइडिया लगाता है कि दिन का वक्त शुरू है या रात का वक्त शुरू है। अब P660 इनएक्टिव फॉर्म, P730 एक्टिव फॉर्म, ये फॉर रेड लाइट, जबकि इसमें रेड लाइट जिसकी पावर 660 नैनोमीटर होती है, ये अब्जॉर्ब होती है डे टाइम में, जबकि ये अब्जॉर्ब होगी नाइट टाइम में। अब सपोज़ कर लें कि शॉर्ट डे प्लांट है, यानी दिन छोटे हैं और रातें बड़ी हैं। अब आप सपोज़ कर लें कि हमारे पास दिन के वक्त जो फाइटोक्रोम्स है ना, वो 10 फाइटोक्रोम्स जो है ना वो एक्टिव हुए हैं। दिन कितना है? छोटा। अब आ गई है लंबी रात। अब लंबी रात में क्या हुआ कि अभी आधी रात ही गुजरी थी, उसने 10 के 10 को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और अभी भी रात पड़ी थी। अब इससे प्लांट को आइडिया हो जाएगा कि रातें लंबी हैं और दिन छोटे हैं, यानी दिन में जो काम हो रहा है वो रात के आधे पहर में ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब है रात के या नाइट का या डार्क पीरियड का ड्यूरेशन ज़्यादा है। इस तरीके से इनकी कन्वर्जन की बुनियाद पर प्लांट इसको यूज़ करता है एज अ क्लॉक, और फिर पता लगाता है कि रातें लंबी हैं या दिन लंबे हैं और मैंने फ्लावर को किस वक्त इंड्यूस करना है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर फ्लोरेजेंस का है। फ्लोरेजेंस भी एक केमिकल हार्मोन है जो लीव्स के अंदर बनता है और ये पत्तों से होता हुआ फ्लावर बर्ड्स तक पहुंचता है और फ्लावर को इंड्यूस करता है। तो ये था जी फोटो पैरोडिज्म, यानी कि रोशनी की पीरियड की बुनियाद के ऊपर किसी भी प्लांट का फ्लावर को इंड्यूस करना ऑन द डे टाइम, ऑन द नाइट टाइम, तो वो क्या कहलाता है? फोटोपैरोडिज्म कहलाता है। लास्ट ही आज हमारा जो पॉइंट है वो है वर्नलाइजेशन। बाइनियल जो सालाना 2 दफ़ा जो है ना पौधे होते हों, पेरेनियल जो सारा साल होते हैं, इनमें फ्लावर बाज़ दफ़ा इंड्यूस होता है लो टेम्परेचर के बुनियाद पर। लो टेम्परेचर भी स्पेशली जो 4 डिग्री को टच कर जाए। इसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको हम वर्नलिन कहते हैं, और आज हम ये यकीन करते हैं कि जो वर्नलिन है एक्चुअली में गिबरेलिन हार्मोन है, यानी इसी का सेकंड नेम है। तो वर्नलिन प्रोसेस ऐसा होता है कि जो लो टेम्परेचर पर फ्लावर इंड्यूस हो, इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 18 का प्लांट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। कल हम एनिमल पोर्शन को डिस्कस करेंगे।